Hello students, today our topic is MySQL and in this lecture we are going to discuss about aggregate functions. Let's start. Students, अभी तक हम date and time function अब complete कर चुके हैं, string functions complete कर चुके हैं और math functions complete कर चुके हैं according to our syllabus. तो अभी topic है MySQL aggregate functions. तो आज ये first lecture है aggregate functions का, ये आपने 11th में ही पढ़ा होगा और तो मुझे नहीं लगता कुछ नया आपको पढ़ने को मिलेगा इसमें, लेकिन फिर भी फोकस रखना है इस पर, समझना है इसको। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्पेशली ग्रुप वाई और हैविंग क्लास को पढ़ेंगे तो वहाँ एग्रीगेट फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का मीनिंग क्या है? एग्रीगेट फंक्शन इज अ फंक्शन वेयर द वैल्यू ऑफ मल्टीपल रोड्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल समरी वैल्यू। देखिए, एग्रीगेट क्यों बोला जाता है? एग्रीगेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन हैं ये बेसिकली मल्टीपल रोज पर काम करते हैं। मल्टीपल रोज को का एक ग्रुप बनाते हैं और उसके बिहाफ पर एक सिंगल समरी वैल्यू जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने मल्टीपल रोज पर आपने एडिशन या सम का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो अलग अलग वैल्यूज ऐड होंगी और बाद में आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, सिंगल समरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जो आपको फाइनल सम होगा। तो हम कह सकते हैं सम एक एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं बेसिकली इसमें। काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स, आप जानते ही हैं इसको। और जैसा इनका नाम है तो वैसा ही अकॉर्डिंग टू द नेम वर्क भी ऐसा ही है। जैसे काउंट काउंट करने के लिए होता है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको काउंट करने हैं। देखिए, रोज़ तो कितनी भी हो सकती हैं, 10, 100, कितनी भी रोज़ हो सकती हैं। तो मल्टीपल वैल्यूज़ होंगी, मल्टीपल रोज़ होंगी सॉरी, और एक सिंगल वैल्यू जनरेट होगी। मतलब जब फाइनली आप जब काउंट करोगे तो रो जो काउंट फंक्शन के थ्रू काउंट होकर आएगी वो 10, 20 कुछ भी हो सकती है। तो एक सिंगल समरी वैल्यू होगी। तो हाँ, ये एक एग्रीगेट फंक्शन की डेफिनेशन पर पूरी तरीके से, एक तरीके से हम कहें तो फुलफिल करता है कंडीशंस को। ऐसे ही सम है। ठीक है, तो सम में भी हम डिफरेंट मल्टीपल रोज का से वैल्यूज को ले सकते हैं और उनको सम कर सकते हैं। वो भी एक सिंगल समरी वैल्यू रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें भी। इसी तरीके से एवरेज, मल्टीपल रोज की वैल्यूज़ का हम एवरेज निकाल सकते हैं, वो भी एक सिंगल समरी वैल्यू जनरेट होगी। मिन, मल्टीपल रोज में से हम मिनिमम वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं और तो एक सिंगल वैल्यू होगी। ऑब्वियसली जब मिनिमम है तो एक सिंगल वैल्यू निकल के आएगी। इवन अगर दो वैल्यू सेम ही है तभी मिनिमम आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो वो भी एक सिंगल समरी वैल्यू जनरेट होती है। और फिर ऐसे ही मैक्स है, तो मैक्स में भी आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है मल्टीपल रोज वैल्यूज में से, उसमें से भी एक वैल्यू मैक्सिमम कैलकुलेट होकर आएगी। तो इनको एग्रीगेट फंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मल्टीपल रोज पर वर्क करते हैं। उनको ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप बनाने के बाद उसमें से एक सिंगल समरी वैल्यू जनरेट की जाती है। तो इसीलिए इसको एग्रीगेट फंक्शंस बोला जाता है। आंसर जो होगा हमेशा याद रखिएगा एक सिंगल वैल्यू होगी जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इसीलिए इसको एग्रीगेट बोला जाता है क्योंकि मल्टीपल रोज की वैल्यूज को ये एग्रीगेट करते हैं और एक सिंगल रिजल्ट जनरेट करते हैं। तो इसलिए इसको एग्रीगेट बोला जाता है। ठीक है, तो 5 एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, काउंट, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी इनको समझना जानना क्योंकि ये जब हम ग्रुप बाई पढ़ेंगे तो वहाँ जितने ग्रुप बाई में एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ होता है। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो वहाँ आप बिना एग्रीगेट फंक्शंस के ग्रुप बना ही नहीं सकते। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ ग्रुप विदाउट यूजिंग एनी एग्रीगेट फंक्शन। तो वहाँ पर आपको एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना ही पड़ेगा। यू हैव टू यूज़ एग्रीगेट फंक्शन इन दैट केस, तो वो कंपलसरी है। आगे चलें, वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। काउंट से स्टार्ट करते हैं। काउंट फंक्शन, अगर आपको पहला फंक्शन समझ में आ गया तो ऑब्वियसली आगे के भी समझ में आ जाएंगे क्योंकि सिर्फ पर्पज़ अलग है, यूज़ सेम ही है। तो काउंट, जैसे नेम बता रहा है काउंट, तो अगर आपको मल्टीपल रोज को काउंट करना है कितनी रोज हैं उसके अंदर, तो आपको काउंट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो माई एसक्यूएल काउंट फंक्शन यूज टू रिटर्न द काउंट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन में टोटल वैल्यूज कितनी काउंट हुई हैं ये उसकी वैल्यू को रिटर्न करता है। मैं मार्कर ऑन कर देता हूँ इसका। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका, क्लियर। सेकेंड, इट अलाउज अस टू काउंट ऑल रोज, वेट अ सेकेंड, it allows us to count all rows or only some rows of the table that match a specific condition. तो ये क्या करता है, ये सभी रोज को काउंट कर लेगा या कुछ रोज को काउंट करेगा। ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन दे रखी है आपने तो उसके अकॉर्डिंग काउंट करेगा, कंडीशन नहीं दे रखी तो सभी रोज को काउंट कर लेगा। इसका मतलब काउंटिंग जो है बेसिकली इसमें कंडीशन डिपेंडेंट भी हो सकती है और कंडीशन इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, लेकिन पर्पस सेम रहेगा काउंटिंग का। कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग काउंट करेगा रोज को, कंडीशन नहीं है तो सभी रोज को काउंट कर लेगा। तो ये है इसका सेकेंड पॉइंट।
It allows us to count all rows or only some rows of the table that matches a specified condition. Clear? Third, it is a type of aggregate function whose return type is big int. तो ये एक ऐसा एग्रीगेट फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप बिग इंट है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब नंबर ऑफ रोज बहुत ज़्यादा है आपकी तो भी ये काउंट करके देगा ही देगा। मतलब काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। आप इसकी लिमिट के बारे में कुछ ना सोचें, क्योंकि इंट की लिमिट तो फिर भी लिमिटेड होती है, लेकिन बिग इंट एक बिग डेटा टाइप है। ये एनटीए टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, तो ऑब्वियसली अगर रेंज बहुत ज़्यादा भी है तो भी ये काउंट करके रिजल्ट आपको प्रोवाइड कराएगा। तो उसको आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैल्यू हमेशा इंटीजर में आएगी, ये क्लियर है। और वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो तो भी वो रिटर्न करेगा। टाइप यहाँ पर बिग इंट है। बिग इंट की रेंज इंटीजर में सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फंक्शन रिटर्न जीरो इफ इट डज नॉट फाइंड एनी मैचिंग रो। अब आपने कंडीशन दे रखी है और आप काउंट फंक्शन को भी यूज़ कर रहे हैं और कंडीशन मैच नहीं हो रही है, तो फिर उस केस में ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगी। वैल्यू ज़ीरो भी आ सकती है, नेगेटिव तो कभी आ नहीं सकती खैर, लेकिन ज़ीरो आ सकती है। और ज़ीरो तब आएगी जब आपने जो कंडीशन दे रखी है काउंट के साथ वो मैच नहीं हो रही, तो उस केस में वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी हम करके देखेंगे इसको। तो ये हो गया। तो दीज आर ऑल 4 पॉइंट्स थे, आई थिंक समझ में आ चुका होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ उनको। माई एसक्यूएल काउंट फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द काउंट ऑफ एन एक्सप्रेशन। काउंट एक्सप्रेशन में वैल्यू काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट अलाउज अस टू काउंट ऑल रोज और ओनली सम रोज ऑफ द टेबल दैट मैचेस स्पेसिफाइड कंडीशन। ये काउंट सभी रो को करेगा या पर्टिकुलर कुछ रोज को करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने कंडीशन क्या दी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एग्रीगेट फंक्शन हुज रिटर्न टाइप इज बिगिंट। इसका रिटर्न टाइप बिगिंट होता है, तो ये बेसिकली जो वैल्यूज़ हैं उनको इंटीजर टाइप में रिटर्न करता है। और इसकी लिमिट नॉर्मल इंटीजर से ज़्यादा होती है क्योंकि टाइप यहाँ पर बिगिंट है। और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो ऑब्वियसली जीरो रिटर्न करता है। ये लास्ट पॉइंट है, दिस फंक्शन रिटर्न जीरो इफ इट डज नॉट फाइंड एनी मैचिंग रो। क्लियर? आगे देखते हैं। क्वेश्चन इसकी फॉर्म्स क्या है, इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। तो बेसिकली हम इसमें थ्री टाइप से काउंट को यूज़ करते हैं। पहला यूज़ करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर हम स्टार मार्क करेंगे। स्टार का मतलब है ऑल। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, वेट ए सेकेंड। ओके, फर्स्ट है काउंट स्टार। तो काउंट स्टार का मतलब है सभी वैल्यू को, सभी रोज को काउंट करना है आपको। ऑल रोज शुड बी काउंट। काउंट स्टार, स्टार का मतलब ऐसे भी फॉर ऑल ही होता है सभी के लिए जनरली। ठीक है, काउंट एक्सप्रेशन, कोई आप एक्सप्रेशन देंगे तो वो काउंट करेगा। काउंट डिस्टिंक्ट, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको काउंट वैल्यूज रोज काउंट करनी होती है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू अगर रिपीट हो रही है, ठीक है, रोज की जो वैल्यूज है वो रिपीट हो रही है, तो उस केस में आप ये चाहते हैं कि वो सिंगल टाइम कंसीडर हो। ठीक है, तो उसके लिए फिर आपको डिस्टिंक्ट का यूज़ करना पड़ता है। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि अगर रिपीटिशन है तो रिपीटिशन काउंट नहीं होगा, रिपीटिशन कंसीडर नहीं होगा। रिपीटेड वैल्यूज़ काउंटिंग में सिर्फ ओनली वन टाइम कंसीडर होती हैं। ठीक है, वो 100 टाइम्स दे रखा है या 1000 टाइम दे रखा है, उसकी वैल्यू सिर्फ वन काउंट होगी अगर आपने डिस्टिंक्ट दे रखा है। तो हमारे पास थ्री ऑप्शन है। काउंट स्टार करेंगे तो सभी वैल्यू रिपीटेड हो, नॉन रिपीटेड हो, सभी काउंट हो जाएंगी। काउंट एक्सप्रेशन करेंगे तो वो एक्सप्रेशन कितनी बार आया है, एक्सप्रेशन के बेसिस पर काउंटिंग होती है, सॉरी। और डिस्टिंक्ट दे रखा है तो वैल्यू रिपीटेड है तो वो सिर्फ सिंगल टाइम ही कंसीडर होती हैं, उसके बाद कंसीडर नहीं होती। हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आइए चलते हैं। काउंट स्टार फंक्शन देखिए, डेफिनेशन दे भी रखी है। दिस फंक्शन यूजेस अ सेलेक्ट स्टेटमेंट टू रिटर्न द काउंट ऑफ रोज इन अ रिजल्ट सेट। दिस रिजल्ट सेट कंटेन ऑल नॉन नल, नल एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वैसे पता ही होगा आपको, अभी तक आप फंक्शन पढ़ते ही आ रहे हैं। ये जितने भी फंक्शंस होते हैं ये सभी सेलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं हम। तो चाहे वो डेट एंड टाइम फंक्शन हो, एग्रीगेट फंक्शन हो, या फिर हम बात करें मैथ फंक्शंस की, ठीक है, या स्ट्रिंग फंक्शंस की, ये सभी फंक्शंस को अगर आपको यूज़ करना है तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। अगर पर्टिकुलर किसी टेबल के बारे में लिख रहे हैं तो टेबल मेंशन करनी पड़ेगी, और अगर आप जनरली किसी वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं तो फिर वहाँ टेबल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो काउंट एक्सेप्शन नहीं है उसका।
इवन कोई भी एग्रीगेट फंक्शन एक्सेप्शन नहीं है, सभी एग्रीगेट फंक्शंस आपके सेलेक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं। विदाउट सेलेक्ट स्टेटमेंट यू कैन नॉट यूज़ इवन अ सिंगल फंक्शन, आप किसी भी फंक्शन को यूज़ ही नहीं कर सकते। तो यू मस्ट यूज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज़ करना ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं काउंट स्टार की। स्टार का मतलब ऑल होता है, तो जब ऑल होता है तो इसमें क्या फिर आ जाता है, जैसे मैंने बताया कि इसमें डुप्लीकेट और नॉन डुप्लीकेट वैल्यूज़ वो तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन अगर कोई वैल्यू नल है, ठीक है, दे नहीं रखी, आपने वैल्यू नहीं दे रखी, तो वो भी कंसिडर होगी। नॉट नल, नल, डुप्लीकेट रोज, एवरीथिंग शुड बी काउंट। हर चीज़ काउंट होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक, काउंट स्टार के अंदर तो होती भी है। तो काउंट स्टार कर दिए, इसका मतलब आपको सिर्फ वैल्यू से मतलब है, आपको सिर्फ सॉरी रिकॉर्ड से मतलब है कि कितनी रिकॉर्ड है, कितनी रोज है, वो नल है, नॉट नल है, डुप्लीकेट है क्या नहीं है, ऐसे कोई मतलब नहीं, सब कुछ काउंट होगा। एवरीथिंग शुड बी काउंट, एवरीथिंग विल बी काउंट, हर चीज़ काउंट होगी। क्लियर। नाउ काउंट एक्सप्रेशन फंक्शन सेकंड को देखिए। तो काउंट स्टार करते समय ये बात ध्यान रखिएगा, जब आप काउंट स्टार लगा रहे हैं ना, तो उसमें फिर नल, नॉट नल, डुप्लीकेट सब काउंट हो रहा है। काउंट एक्सप्रेशन में देखते हैं, दिस फंक्शन रिटर्न्स द रिजल्ट सेट विदाउट कंटेनिंग नल रोज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या होता है, नल रो काउंट नहीं होती। जब एक्सप्रेशन आता है तो नल काउंट नहीं होगा, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग काउंटिंग होगी। और जब डिस्टिंक्ट लगाएंगे, डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन के आगे डिस्टिंक्ट लिख देंगे, एक्सप्रेशन लिखने पर डुप्लीकेट काउंट हो जाएगा, नॉट नल काउंट हो जाएगा, नल काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक्सप्रेशन के आगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज़ किया तो इट मीन्स जो वैल्यू डिस्टिंक्ट है, यानी डुप्लीकेट नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू काउंट होंगी। और वैल्यू एक से ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, तो वो सिंगल टाइम कंसीडर होगा आपका, ठीक है, एक बार काउंट होगी, वो एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं होगी। तो ये भी ध्यान रखना है। So count distinct expression function. This function returns the count of an distinct rows without containing null values as a result of an expression. भाई डिस्टिंक्ट रोज काउंट होती हैं, ठीक है, और इसके अंदर नल वैल्यूज भी काउंट कंसिडर नहीं होती। तो ना तो नल कंसिडर होती है और ना ही इसमें आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज कंसिडर होती है। तो काउंट स्टार, काउंट एक्सप्रेशन और काउंट डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन में डिफरेंस यही है। काउंट स्टार में नल, नॉट नल, डुप्लीकेट वैल्यूज सभी काउंट हो जाती हैं। एक्सप्रेशंस में नॉट नल काउंट होता है, सिर्फ नल काउंट नहीं होता, डुप्लीकेट वैल्यूज काउंट हो जाती हैं। जबकि काउंट डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशंस में डुप्लीकेट वैल्यूज काउंट नहीं होती और नॉट नल वैल्यू काउंट होती है, नल वैल्यू भी काउंट नहीं होती, ठीक है। तो बड़ा आसान सा तरीका याद करने का, मैं एक बार बता देता हूँ फिर से शॉर्ट में इसको। काउंट स्टार में एवरीथिंग विल बी काउंट, हर चीज़ काउंट होगी, वेदर इट इज़ नल, नॉट नल और डुप्लीकेट। कुछ नल है, नॉट नल है, डुप्लीकेट सब काउंट हो जाएगा। काउंट एक्सप्रेशंस में ओनली नल, नॉट नल वैल्यूज एंड डुप्लीकेट वैल्यूज विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। तो इसमें नॉट नल वैल्यू मानी जाती हैं और डुप्लीकेट वैल्यू भी आ जाती है इसके अंदर, रिपीट वैल्यू हो रही है तो भी कंसिडर हो जाती है। एंड द काउंट डिस्टिंक्ट एक्सप्रेशन, नॉट नल एंड डिस्टिंक्ट रोज विल बी काउंट। तो इसमें जो डिस्टिंक्ट रोज होंगी, अलग जो रोज होंगी, वो सिर्फ काउंट होगी, रिपीटेड वैल्यूज कंसिडर नहीं होती इसके अंदर। और ये ऐसा नहीं कितनी बार रिपीट हो, अगर वो मतलब एक वैल्यू, एक रो है, उसकी वैल्यूज़ अगर हम रोज़ को ही काउंट कर रहे हैं सपोज एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर उसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो वो सिर्फ एक बार ही कंसिडर होगी। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इसको, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इसका सिंटेक्स समझ लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट थिंग तो ये है कि अगर आपको काउंट का यूज़ करना है तो सेलेक्ट के साथ यूज़ करना पड़ेगा। विदाउट यूजिंग सेलेक्ट यू आर नॉट एबल टू यूज़ काउंट फंक्शन, तो आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर ही नहीं सकते, ठीक है। इवन ऑल फंक्शंस शुड बी यूज्ड विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो सभी फंक्शन सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज़ होने चाहिए, होते भी हैं, करना भी पड़ता है, कोई ऑप्शन है भी नहीं हमारे पास, हम डायरेक्ट कर भी नहीं सकते। तो पहले लिखेंगे सेलेक्ट, लिख दिया सेलेक्ट, उसके बाद लिखेंगे काउंट, और फिर इसमें कोई एग्रीगेट एक्सप्रेशन जिसके अकॉर्डिंग आप काउंट करना चाह रहे हो तो वो लिख दीजिए। उसके बाद फ्रॉम और टेबल नेम, ठीक है। और अगर कंडीशन है तो कंडीशन लिख दीजिए, कंडीशन की भी आपका। तो एग्रीगेट एक्सप्रेशन क्या है, इट इज स्पेसिफाई द कॉलम्स ऑफ द एक्सप्रेशन हुज नॉट नल वैल्यूज विल बी काउंटेड। तो ये ऐसा एक कॉलम बताता है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बताता है जिसकी नॉट नल वैल्यू आपको काउंट करनी है, नॉट नल काउंट करनी, याद रखिएगा। टेबल नेम देना ही होगा आपको,
कंडीशन है तो लिखिए, कंडीशन नहीं है तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, चलिए। तो पहले इसको समझने के लिए हमारे पास एक टेबल होनी चाहिए, और उस टेबल पर फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे काउंट कैसे काम करता है। तो फिलहाल हमारे पास एक टेबल है, टेबल का नाम है एम्प्लॉयज़, और अगर आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करेंगे तो वो आपको टेबल कम्प्लीटली शो हो जाएगी। आपके पास नहीं है तो आप बना लीजिए। तो जैसा हम देख पा रहे हैं, एक एग्जांपल लिया है हमने, तो इस पर हम काउंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। पहले पहले टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि टेबल में कॉलम्स के नेम देखिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय एज, सिटी और इनकम। कितने कॉलम हो गए? 5। ये इसका डेटा हो गया। ठीक है, ये इसका डेटा हो गया, ये रोज़ हो गई। क्लियर है? अब आपको काउंट करना है, तो पहले आप इसको काउंट मैनुअली कर लीजिए कितनी रोज़ है ये। आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे ही 101 से स्टार्ट हुआ है, 8 तक है तो 8 ही रोज़ होंगी, समझ भी सकते हैं। तो टोटल 8 रोज़ है इसके अंदर। क्लियर? चलिए, ये हमारी टेबल है जिसमें आपके 5 कॉलम्स हैं, 8 रोज़ हैं। आपने कमांड दी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ टेबल का कंप्लीट डेटा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। आपको बनानी होगी अगर आपके पास नहीं है तो कोई टेबल। ठीक है, एक टेबल बना लीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि एक टेबल ऐसी बनाएं जिसमें कुछ डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हों, तो आपको काउंट को समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। अब बात करते हैं फर्स्ट एक्सप्रेशन की। अब आपको इसमें ये वाला कॉलम देखिए, एम्प्लॉय नेम। अब आपको ये पता करना है कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, और उसमें मेरी बात समझिएगा, उसमें आपको ये भी देखना है कि कहीं कोई एम्प्लॉय ऐसा तो नहीं है जो जिनका नेम सेम हो। ठीक है, तो ऐसा इसमें देखिए कोई लग रहा है आपको? नहीं, पीटर, मार्क, डोनाल्ड, ओबामा, लिंकन, केन, एडम, मैकलम, कोई नहीं है, सब सिंगल वैल्यूज है। कोई बात नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे सेलेक्ट काउंट, और जो भी आपको काउंट करना है, क्या काउंट करना है आपको? कॉलम नेम काउंट करने हैं। कॉलम नेम में, सॉरी, कॉलम नेम देना है यहाँ पर, एम्प्लॉय नेम काउंट करने हैं, तो आप लिखेंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कॉलम का नेम है। ठीक है, तो ये आपके काउंट हो जाएंगे रो वाइज। फ्रॉम एम्प्लॉयज़, टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉयज़। तो क्या होगा? तो कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। ठीक है, नल तो कुछ है नहीं। अगर इसमें कोई हम ऐसा होता कि कोई नेम अगर हम नहीं देते, ठीक है, कोई नेम अगर हम नहीं देते इसमें, तो वो जो रो थी वो काउंट नहीं होती रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि अभी हम क्या फॉलो कर रहे हैं? ये वाला फॉलो कर रहे हैं, एक्सप्रेशन फंक्शन। एक्सप्रेशन दे दिया ना हमने यहाँ पर। ठीक है, एम्प्लॉय नेम दे दिया यहाँ पर, कंडीशन दे दी, तो आंसर 8 आना चाहिए। अगर हमें काउंट स्टार करती तो भी 8 ही आता। ये बात अलग है, क्योंकि इसमें नॉट नल और नॉट नल का, सभी नॉट नल वैल्यूज़ है, नल वैल्यूज़ है ही नहीं इसके अंदर। दोनों केस में आंसर 8 ही आता। 8 आ भी रहा है, दिख भी रहा है आपको स्क्रीन पर। ठीक है, तो आई थिंक ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, ये जो आप कॉलम का नेम है, ये आप चेंज अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, जहाँ आपने ये लिखा है, फंक्शन इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ एज लिखिए, और एज करके कॉलम नेम लिख दिए। सपोज मैं कॉलम नेम लिखता हूँ, कॉलम नेम लिखते हैं, चलिए, काउंट एम्प्लॉय, काउंट अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो ये फिर कॉलम नेम आ जाएगा जो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। तो आप चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। नहीं चेंज करते तो जो फंक्शन है वही कॉलम का नेम बन जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट, अक्सर मैंने ये देखा गलती करते हुए, यहाँ पर जब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना, और आउटपुट पूछा जाता है, तो वो अक्सर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलम का नेम क्या होगा। तो आप देखिए, दे क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है?
क्वेश्चन में अगर एज करके दे रखा है तो आपको यूज़ करना है, और अगर कुछ नहीं दे रखा है तो फिर जो फंक्शन का नेम होगा वही आपके यहाँ भी कॉलम का नेम बन जाएगा। क्लियर है? तो ये बात याद रखिए, छोटी सी बात है। आंसर सही देते हैं और कभी कभी तो वो लिखते ही नहीं कॉलम का नेम, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं 8। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कॉलम का नेम भी मेंशन करना है, कंप्लीट आउटपुट देना, और ये इसी तरीके से आउटपुट आपको लिखना है। कॉलम का नेम देना है और वही देना है जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, ऐस करके दे रखा है तो फिर वही नेम यूज़ करना है, और अगर ऐस करके नहीं दे रखा, जो फंक्शन का नेम है वही कॉलम का नेम बन जाता है। ये याद रखिएगा। छोटी सी बात थी, लेकिन मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा है, तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ आज। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, अभी हम काउंट स्टार करेंगे। पिछली वाली जो क्वेरी थी वो ये थी, एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरी दैट यूजेस द काउंट एक्सप्रेशन फंक्शन टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नेम अवेलेबल इन द टेबल। तो हमसे कहा गया था कि भाई जितने एम्प्लॉइज़ के नेम है वो सब काउंट करके बताने हैं। तो हमने उसके लिए लिखा सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय नेम फ्रॉम एम्प्लॉइज। अभी सेकंड ये है, सेकंड है एग्जीक्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल एंड वेयर क्लॉज स्पेसिफाइज द रोज हुज वैल्यू इन द काउंट एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 32। यहाँ पर हमसे कहा गया कि आपको काउंट तो करना है, सभी रोज को काउंट करना है, लेकिन आपको वही रो काउंट करनी है जहाँ एज आपकी 32 से ज़्यादा है। तो पहले ज़रा हम मेन टेबल पे जाते हैं। ये हमारी मेन टेबल है। ठीक है, इसमें एज देखिए 32, 32, 32 से ज़्यादा, 32 इंक्लूड नहीं है फिर उसमें, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 40 है, 1 हो गया, 35 2 हो गया, 32 अगेन इंक्लूड नहीं होगा, 45 3 हो गया, 35 4 हो गया, 45 हो गया। तो 5 रोज है, आंसर 5 आना चाहिए जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमने क्या किया, हम्म, हमने लिखा ये काउंट स्टार, तो हमको तो रोज़ काउंट करनी है। ठीक है, और कंडीशन है रो पर, और कंडीशन क्या है, कंडीशन लग रही है एज कॉलम पर, और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एज ग्रेटर देन 32 होनी चाहिए। तो हम लिखेंगे इसके अंदर सेलेक्ट काउंट स्टार। स्टार का मतलब सभी रोज़ काउंट हो जाएंगी। ठीक है, और रोज़ काउंट करने से मतलब है हमें एक्सप्रेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें काउंट करनी है। जो कंडीशन है वो हम वेयर क्लॉज के साथ मेंशन कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो काउंट स्टार नल है, नॉट नल है, ऑब्वियसली नल तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि जब कंडीशन लगा दिया आपने ग्रेटर देन 32, तो फिर उसमें नल नॉट नल का तो कोई कॉन्सेप्ट अपने आप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है, उसमें कुछ बचता ही नहीं है। तो हम लिखेंगे काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय एज इज़ ग्रेटर देन 32। यहाँ 32 मिसिंग है आई थिंक। अब ठीक है। ठीक है। तो वो सभी रोज़ काउंट हो जाएंगी, सभी ऑल रोज़। सभी क्यों काउंट होंगी, क्योंकि यहाँ मैंने काउंट स्टार लिखा है, इट मीन्स ऑल रोज शुड बी काउंट, ऑल रोज काउंट होनी चाहिए। ऑल रोज विल बी काउंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 32, जहाँ एज 32 से ज़्यादा है। तो इसमें जो बात थी ना, आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसमें क्या वो नल और नॉट नल वाला कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा। देखिए, जब आपने लिख दिया एज 32 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियसली 32 है, 33 है, 34 है, वो एज काउंट होगी, तो नल तो फिर उसमें आएगा ही नहीं। क्लियर है कि नहीं? तो आपको लिखना है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम, काउंट स्टार का मतलब ऑल रोज विल बी काउंट फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर एम्प्लॉय एज इज ग्रेटर देन 32, जहाँ एम्प्लॉय एज 32 से ज़्यादा है। तो ये आ जाएगा इसके अंदर। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, अभी आपको देखिए जो टेबल थी, इस टेबल को देखिए, अच्छी तरीके से देख लीजिए। इसमें एम्प्लॉय एज कॉलम को देखिए आप। ठीक है, एम्प्लॉय एज कॉलम में हम देखते हैं कि जो एज है कुछ एम्प्लॉयज़ की रिपीट हो रही है। जैसे 32 जो एज है वो 3 एम्प्लॉयज़ की 32 है, 35 भी 2 एम्प्लॉय की 35 एज है, 40 एज भी है, 2 एम्प्लॉय की 40 एज है, 45 एज है। ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये जानना चाहते हैं इसके अंदर कि जो एज है, ठीक है, वो विदाउट रिपीटेशन कितनी बार आ रही है, विदाउट रिपीटेशन कितनी बार आ रही है। इसका मतलब ये है कि 32 अगर एक से ज़्यादा बार आ भी रहा है तो वो सिंगल टाइम कंसीडर हो, 35 एक से ज़्यादा बार आ भी रहा है तो वो सिंगल टाइम कंसीडर हो, 40 या कोई भी वो वैल्यू आ रही है वो एक ही बार कंसीडर होगी, एक से ज़्यादा बार कंसीडर नहीं होगी। और ये बात किसकी हो रही है, ये हो रही है एज की।
तो यहाँ पर फिर डिस्टिंक्ट क्लॉज अपना काम करता है। देखिए एज पर तो ये एग्जाम्पल कुछ सही नहीं लगता, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको यही पता लगाना है, थोड़ा और अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल लेते हैं कि आपको एम्प्लॉय नेम पता लगाने हैं, और एम्प्लॉय नेम में आपको रिपीटेड वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी, यानी अभी एक ही नेम के दो एम्प्लॉयज़ हैं तो वो सिंगल टाइम कंसीडर हो। जैसे पीटर है तो पीटर सिर्फ एक बार कंसीडर हो, ठीक है। तो और भी अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक कॉलम और होता और उस कॉलम में डेजिग्नेशन होता सपोज। अब आप ये चाहते हैं कि आपके यहाँ कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो हो सकता है कि एक से ज़्यादा क्लर्क हो, एक से ज़्यादा मैनेजर हो, एक से ज़्यादा सुपरवाइज़र हो, एक से ज़्यादा हो, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि बस डेजिग्नेशन पता चल जाए। डेजिग्नेशन मतलब ये पता चल जाए क्लर्क, मैनेजर या सुपरवाइज़र, इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ डेजिग्नेशन आपको पता चल जाए। तो फिर वहाँ पर हम डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज़ करते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है जहाँ भी रिपीटेड वैल्यूज़ होंगी वो कंसीडर नहीं होती, या हम ये कह सकते हैं एक से ज़्यादा बार अगर वैल्यू रिपीट हो भी रही है, ठीक है। जैसे एक 3 क्लर्क है, तो चूंकि उनकी डेजिग्नेशन क्लर्क है तो क्लर्क की काउंटिंग जो होगी 1 होगी, चाहे 3 है चाहे 30 है, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, रिपीटेड वैल्यूज़ अलाउ नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं फिर उस केस में, हम काउंट में, याद रखिए काउंट फंक्शन के साथ पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन से पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड लिखते हैं। और डिस्टिंक्ट लिखने से क्या होता है कि जो रिपीटेड वैल्यूज़ होती हैं वो कंसीडर नहीं होती। करके देखते हैं, और एग्जाम्पल एम्प्लॉय एज पे लेके देखते हैं। हम अगर एज रिपीट हो रही तो हम उसको कंसीडर नहीं करना, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ये, हम लिखेंगे सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट। क्या डिस्टिंक्ट चाहिए? एम्प्लॉय एज। एक्सप्रेशन की जगह कॉलम नेम लिख देंगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर एज। किस टेबल का चाहिए? फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ टेबल का नाम है वो लिख देंगे। तो पता चला कि 4 वैल्यूज़ ऐसी हैं, ओवरऑल 4 वैल्यूज़ हैं, रिपीटेड वैल्यूज़ को अगर हम कंसिडर ना करें तो, ठीक है। वैसे तो टोटल ओवरऑल 8 थी, रिपीट हो रही थी, रिपीट को कंसीडर नहीं किया तो 4 आंसर आ रहा है हमारा। क्लियर हो गया आपको? देख सकते हैं आप इसमें, ऐसा कुछ नहीं, ये देख लीजिए। देखिए 32 एक बार आ गया, अब बार बार 32 कंसीडर नहीं होगा। 32 जहाँ भी आ रहा है उसको कंसीडर मत कीजिए, क्योंकि वो काउंट हो गया, ठीक है। फिर 40 आ रहा है, 2 हो गया। 40 कहीं भी आ रहा है फिर उसको कंसीडर मत कीजिए। फिर 35 आ रहा है, 3 हो गए। 35 और कहीं आ रहा है तो कंसीडर मत कीजिए। फिर 45 आ रहा है, 45 और कहीं नहीं आ रहा, तो कितने सर्किल हुए? 1 2 3 4, 4 सर्किल, 4 वैल्यू सर्किल के अंदर मार्क है। सर्किल के अंदर वो वैल्यू मार्क है जो हमने काउंट की है विदाउट रिपीटिशन। तो आंसर 4 आना चाहिए, 4 आ भी रहा है, ये देखिए यहाँ 4 आ रहा है, इसलिए आंसर 4 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब ग्रुप बाई क्लॉज के साथ, जैसे मैंने बताया एग्रीगेट फंक्शन का सबसे बड़ा यूटिलाइजेशन ये है कि इसको हम ग्रुप बाई फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं। ग्रुप बाई फंक्शन में क्या करते हैं कि हम एक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। और ग्रुप कहाँ मेंशन करते हैं? जहाँ आपने टेबल नेम कंप्लीट किया फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे फ्रॉम के साथ टेबल नेम लिखते हैं ना, तो उसके जस्ट आफ्टर हम ग्रुप बाई लिखते हैं। तो जिसके बिहाफ पर हम ग्रुप बना रहे हैं वो हम कॉलम नेम लिख देते हैं, तो ग्रुप बन जाता है। लेकिन ग्रुप बाई के साथ हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमेशा एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। तो सेलेक्ट में आपके कोई कॉलम आएंगे नहीं आएंगे वो तो जितने भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं, लेकिन हाँ आपको एक एग्रीगेट फंक्शन डेफिनेटली लेना होगा उसके अंदर। तो हमने भी ले लिया, हमने काउंट ले लिया यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसका पर्पस क्या है। तो इसके साथ साथ ग्रुप बाई भी हो रहा है आपका, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रुप बाई भी आपके सिलेबस में है। तो ये हमारी टेबल है, वेट ए सेकेंड, कहाँ गई टेबल? ये रही टेबल। इसके अंदर सिटी देखिए। अब हमें ये काउंट करने हैं, सिटीज़ काउंट करने हैं, ठीक है। तो सिटीज़ रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं जैसे फ्लोरिडा रिपीट हो रहा है, फ्लोरिडा रिपीट हो रहा है, कैलिफोर्निया रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। तो हम इसको सिंगल टाइम कंसिडर करना चाहते हैं, हम सिटी के बिहाफ पर ग्रुप बनाना चाहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम फिर यहाँ लिखेंगे कि एक सेकेंड, ओके, हम लिखेंगे सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम सिटी काउंट स्टार, ठीक है। तो एम्प्लॉय नेम की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सिटी की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, और ये काउंट हो जाएगा। क्या काउंट होगा? सभी रोज काउंट हो जाएंगे। किसके बिहाफ पर? फ्रॉम एम्प्लॉयज़ ग्रुप बाय सिटी। तो सिटी का ग्रुप बनेगा, और उस सिटी का जो ग्रुप बनेगा उसमें 3 कॉलम डिस्प्ले होंगे आपके, एम्प्लॉय नेम सिटी और काउंट स्टार। तो सिटी कितनी बार आ रहा है ये डिस्प्ले होगा। तो आंसर आपको कुछ इस तरीके से आएगा, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा,
सिटी आ जाएगा। अब न्यूयॉर्क सिटी एक बार आ रहा है तो यहाँ काउंट स्टार में 1 टाइम आएगा। इसी तरीके से तो इस तरीके से जैसे फ्लोरिडा 2 टाइम्स आ रहा है तो यहाँ पर ये 2 शो करेगा। तो इसके साथ आप क्या कॉलम नेम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर आना चाहिए सेलेक्ट के साथ काउंट स्टार, ठीक है। आप खाली सिटी और काउंट स्टार लेंगे तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा मेरे हिसाब से। एम्प्लॉय नेम मत लीजिए, अच्छा रहेगा। तो आपको ये पता चलेगा कौन सी सिटी कितनी बार आ रहा है, तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इतनी डिस्प्ले होगी, बाकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी। ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी, इसका कोई मतलब भी नहीं है। कोई सिटी कितनी बार आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सभी की इंडिविजुअल काउंटिंग आ जाएगी। अभी तक क्या था, हम काउंट कर रहे थे तो टोटल वैल्यू काउंट होकर आ रही थी। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि ग्रुप बनाए और ग्रुप के बाद हम काउंट करें, ठीक है, जैसे हमने ग्रुप सिटी के बेसिस पर बना लिया, तो किस सिटी की वैल्यू कितनी बार आ रही है, कौन सी सिटी कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे न्यूयॉर्क 1 टाइम रिपीट हो रहा है, या न्यूयॉर्क की सिर्फ एक वैल्यू है, कैलिफोर्निया की एक वैल्यू। अब इसका देखिए यूटिलाइजेशन का है। जैसे आप आपके पास कोई एम्प्लॉय की टेबल है और आप ये चाहते हैं कि आप ये पता करना चाह रहे हैं कि किस सिटी से आपके यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, वाराणसी से कितने, कानपुर से कितने, इलाहाबाद से कितने, सपोज ऐसा है। तो आप क्या लिखेंगे फिर वहाँ, इस क्वेरी को दीजिए सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाई सिटी, तो ग्रुप सिटी का ग्रुप बन जाएगा आपका, ठीक है। एक ये हो गया। लास्ट पॉइंट आज का और है, और वो ये है कि कभी कभी क्या करना पड़ता है हमें, ग्रुप पर भी कंडीशन लगानी ही होती है। ग्रुप पर भी कंडीशन लगानी, तो जब जब ग्रुप पर आप कंडीशन लगाएं तो याद रखिएगा उसके साथ हम हैविंग क्लॉज यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज हमेशा ग्रुप के साथ यूज़ होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ग्रुप बाई के जस्ट आफ्टर आप हैविंग को यूज़ करेंगे ना, तो उससे पहले यूज़ करेंगे। पहले यूज़ करना ही नहीं है। ग्रुप बाई के बाद कंडीशन है, ग्रुप पर कोई कंडीशन है तो ग्रुप बाई के बाद आपको हैविंग लगाना है, ठीक है। और अगर आपको उसको पर्टिकुलर किसी ऑर्डर में अरेंज करना है तो आप ऑर्डर बाई क्लॉज यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय एज का ग्रुप बनाया है और कॉलम जो सेलेक्ट किए हैं वो एम्प्लॉय नेम, एज, काउंट स्टार सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दी कि मुझे सिर्फ वो उनका ग्रुप चाहिए जिनकी, जहाँ आपका जो काउंटिंग है ना 2 या 2 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कंडीशन लगा दी, मतलब आपको एम्प्लॉय एज के बिहाफ पर ग्रुप तो बनाना है, ठीक, और वो इन्फॉर्मेशन शो करनी है, लेकिन उसकी काउंटिंग 2 हो मिनिमम। तो सिर्फ वही काउंट हो, 2 से कम है तो उसका ग्रुप नहीं बनेगा। आप ये चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर हैविंग के साथ कंडीशन दे दीजिए, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर ग्रुप का कोई कंडीशन है तो वो कंडीशन आपको हैविंग क्लॉज के साथ दी जाती है। ग्रुप पर कंडीशन है तो आप देख भी आ रहे हैं, हैविंग के साथ मैंने कंडीशन दी है और यहाँ भी आपका फंक्शन अप्लाई हो रहा है, काउंट स्टार इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और अगर आपको पर्टिकुलर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में मैनेज करना है तो आप कर दीजिए। जैसे यहाँ मैंने ऑर्डर बाई काउंट स्टार किया, इसका मतलब वैल्यू लोअर टू हायर आपकी अरेंज हो जाएगी। ये देखिए आउटपुट, ये आउटपुट आ रहा है, पहले 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है। और ये तीनों को 3 कॉलम सेलेक्ट किए तो इसलिए 3 कॉलम सेलेक्ट हो भी रहे हैं, वैल्यू काउंट हो क्या रही है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एग्रीगेट फंक्शंस को स्टडी करेंगे। डेली एक करेंगे, आज काउंट हो गया। नेक्स्ट में मैक्स करेंगे, मिन करेंगे, और हर बार जब हम करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रुप बाय, हैविंग, ये सब रिपीट होता जाएगा। तो साथ साथ आपके ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, तो उसको हमें अलग से पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ना सिर्फ हम यहाँ पर एग्रीगेट फंक्शन पढ़ रहे हैं, बल्कि जो सिलेबस में आपको ग्रुप बाय और हैविंग दे रखा है उसको भी स्टडी करते जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।